नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो योग यानी योगा से रिलेटेड रहेंगे। तो आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है। और प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा निःशुल्क उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार और जानदार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपनी सीरीज़ नंबर रहेगी सीरीज़ नंबर 22, जो कि योग से रिलेटेड रहेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि प्रतिदिन की क्लासों की आप PDF और आंसर की भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल या फिर नीचे जो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके भी आप टेलीग्राम से प्रतिदिन की PDF और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ये आपको बताना है कि योग शब्द की उत्पत्ति, जो योग शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर लैटिन भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा या फिर यूनानी भाषा, इनमें से कौन सी भाषा के शब्द के द्वारा योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, संस्कृत भाषा के शब्द से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, योग कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दी है। यानी योग के बारे में जो ये परिभाषा दी गई है योग कर्मसु कौशलम, ये परिभाषा किसने दी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के आप ज्वाइन करने के लिए RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन करके प्रतिदिन की PDF और आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, योग कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दी है। तो रामायण में, महाभारत में, महाभाष्य या भगवद गीता, इनमें से किसके द्वारा योग कर्मसु कौशलम परिभाषा दी गई है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, भगवद गीता में योग कर्मसु कौशलम की परिभाषा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देते रहिए। और आज के प्रश्नों का कंप्लीट 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप लास्ट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। दोस्तों, जो संस्कृत भाषा के, इससे पहले भी पूछा गया था कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो संस्कृत भाषा से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है ये पूछा गया है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पे आपको जो शब्द दिए गए हैं युग, युज, योग या योग, इनमें से कौन से शब्द से हुई है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द युज से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शब्द कौन सा रहेगा दोस्तों, तो वो शब्द रहेगा युज, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, स्थिर सुखम आसनम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। दोस्तों, जो योग के बारे में स्थिर सुखम आसनम, यानी जो स्थिर और सुख प्राप्त है उसी को ही आसन कहते हैं। ऐसा आसन जिसमें बैठने के बाद में बिल्कुल रिलैक्स फील हो, कोई परेशानी नहीं हो, उसे ही आसन कहते हैं। यानी स्थिर सुखम आसनम, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ये पूछा गया है। यानी बैठने के बाद बिल्कुल शरीर रिलैक्स फील करे या बिल्कुल किसी प्रकार का तनाव दबाव नहीं फील करे, तो वो स्थिर सुखम आसनम की पोजीशन रहेगी। और ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, स्थिर सुखम आसनम स्वामी रामदेव, स्वामी रामचरण, महर्षि पतंजलि या फिर वेद व्यास, इनमें से किसके द्वारा दी गई है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, महर्षि पतंजलि के द्वारा स्थिर सुखम आसनम की परिभाषा दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और दोस्तों आपको सीधा सीधा बता दूं कि योग से रिलेटेड 1 या 2 परिभाषा भी पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो परिभाषा भी आपको कन्फर्म 1 या 2 से ज़्यादा पूछी जा सकती है, इसलिए ज़रूर याद करनी ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना योगस चित्तवृत्ति च निरोधः परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि योग के बारे में योगस चित्तवृत्ति निरोधः ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। यानी योग शरीर की सभी वृत्तियों को या मन की सभी वृत्तियों को नियंत्रण कर लेता है, ये इसका अर्थ होता है। यानी मन की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण योग के द्वारा किया जा सकता है। तो योगस चित्तवृत्ति निरोध परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको ध्यान बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं महर्षि गैरंड, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास या फिर महर्षि शाक्य, इनमें से किसके द्वारा योगस चित्तवृत्ति निरोध परिभाषा दी गई है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों महर्षि पतंजलि के द्वारा योगस चित्तवृत्ति निरोध परिभाषा दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लगभग इम्पोर्टेंट है, पूछी भी जाती है, बहुत बार पूछी भी गई है, तो यह परिभाषा आपको कन्फर्म याद भी होनी चाहिए। तो योगस चित्तवृत्ति निरोध महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई परिभाषा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6। और दोस्तों प्रतिदिन की क्लासों की महत्वपूर्ण PDF भी प्राप्त करने के लिए आप RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6, किसने योग का अर्थ समाधि बताया है। ये आपको बताना है कि योग का अर्थ समाधि होता है, ऐसा किसने कहा है। ऐसा किसने कहा है कि योग का अर्थ समाधि है, ये बताना है आपको कि योग का अंतिम लक्ष्य समाधि होता है, ये आपको बताना है कि ये किसने कहा है। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि गैरंड या बाबा रामदेव, इनमें से कौन सा सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों योग का अर्थ समाधि बताने वाला वो रहेगा महर्षि वेदव्यास। प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों महर्षि वेदव्यास। चले दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे, और कितना स्कोर आप लास्ट में अचीव कर पाते हैं वो ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी योग से रिलेटेड तैयारी का भी पता लग सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7, योग के प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं। ये आपको बताना है कि विश्व में या फिर वर्ल्ड में योग के प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो योग के प्रथम गुरु महर्षि पतंजलि, भगवान शिव, महर्षि चरक या फिर महर्षि वेद व्यास, इनमें से कौन रहेगा कि योग के प्रथम गुरु कहे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवान शिव को, यानी भगवान आदिनाथ यानी भगवान आदि को योग का प्रथम गुरु कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवान शिव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं। ये आपको बताना है कि अष्टांग योग में कितने चरण रहेंगे, यानी योग के कितने चरण रहेंगे, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों अष्टांग योग के कितने चरण रहेंगे, तो 10, 12, 8 या फिर 9, इनमें से कौन सा अष्टांग योग के चरण होते हैं, यह आपको बताना है। तो अष्टांग योग के कितने चरण रहेंगे, और प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 8 चरण होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, अष्टांग योग का 5वां चरण कौन सा होता है। ये आपको बताना है कि अष्टांग योग का जो 5वां चरण होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों मैंने पहले बताया, इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 8 में बताया था कि अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं। तो अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, ये आपने देख लिया, लेकिन इनमें से जो 5वां चरण है वो कौन सा कहलाता है, ये आपको बताना है। तो अष्टांग योग में जो 5वां चरण कहलाएगा दोस्तों वो रहेगा प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर प्रत्याहार, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां चरण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, और जरूर कमेंट बॉक्स में आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना भी न भूले। अगर आपकी तैयारी और शानदार और जानदार बनाने में अगर थोड़ा सा भी योगदान आपको मिल रहा है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का चरण नहीं है। यह आपको बताना है कि अष्टांग योग के कितने चरण बताए जाते हैं, तो 8, उनमें से कौन सा चरण नहीं है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो अष्टांग योग का चरण कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इसमें प्रत्याहार, धारणा, भक्ति, ध्यान, इनमें से कौन सा अष्टांग योग का चरण नहीं है यह आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही आंसर सोच भी लिया होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहना। तो अष्टांग योग का चरण कौन सा नहीं है, तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भक्ति अष्टांग योग का चरण नहीं है, यही आपको ध्यान रखना है। यानी भक्ति योग तो खुद भी एक अलग से योग है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह अष्टांग योग का चरण नहीं रहेगा। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, योग का अंतरंग अंग कौन सा है। यह आपको बताना है कि योग का अंतरंग अंग कौन सा है। यहाँ पे जो अंतरंग अंग कौन सा है ये पूछा गया है दोस्तों। मैं आपको पहले बता दूं कि योग के 2 अंग बताए गए हैं। एक अंतरंग यानी आंतरिक अंग होता है अंतरंग, और दूसरा होता है बाह्य यानी बहिरंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अष्टांग योग के पूरे 8 चरणों को इनमें 2 भागों में अंतरंग और बहिरंग में बांटा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से बहिरंग कितने होते हैं, तो वो 5 होते हैं, और अंतरंग कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के द्वारा योग का अंतरंग अंग कौन सा है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतरंग अंग कौन सा रहेगा ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 11 यह आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 में हल्की सी मिस्टेक रहेगी, ये आपको बता दूं मैं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा, इसको आप जरूर करेक्शन कर ले कि योग का अंतरंग अंग कौन सा है, ये नहीं है। यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। यहाँ पे शब्द आपको जरूर जोड़ना है दोस्तों, नहीं है ये पूछा गया है प्रश्न में। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि योग का अंतरंग अंग कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। प्रश्न को जरूर करेक्शन कर ले एक बार, इसमें टाइपिंग मिस्टेक रहेगी दोस्तों। तो योग का अंतरंग अंग कौन सा नहीं है, तो इनमें से प्रश्न नंबर 11 में से आपको बताना है। तो अंतरंग नहीं है, तो इसमें धारणा भी है, ध्यान भी है और समाधि भी है। तो अंतरंग योग का कौन सा अंग नहीं है, तो प्रत्याहार अपना सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक के कारण आपको नहीं शब्द जरूर याद रखना है। तो योग का अंतरंग अंग नहीं यानी कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्याहार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, योग सूत्र का पहला अध्याय क्या कहलाता है। यह आपको बताना है कि योग सूत्र का पहला अध्याय क्या कहलाता है। दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं कि योग सूत्र में 4 अध्याय बताए गए हैं, जिसमें साधन, समाधि, कैवल्य और विभूतिपाद, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से पहला अध्याय कौन सा कहलाता है यह आपको बताना है। तो साधनपाद, समाधिपाद, कैवल्यपाद या फिर विभूतिपाद, इनमें से कौन सा योग सूत्र का पहला अध्याय कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों समाधिपाद योग सूत्र का पहला अध्याय कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों समाधिपाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड अपने सुझाव और विचार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि आपकी आज के विचार भी पता लग सके कि आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी और आपने कितना इसको लास्ट में 30 में से अचीव कर पाते हैं, वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, आधुनिक युग का, यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग फिर से मिस्टेक रहेगी। तो आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है ये पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों। तो आधुनिक योग, यहाँ पे युग शब्द की जगह आपको योग रखना है दोस्तों। तो आधुनिक योग यहाँ पे शब्द कौन सा आएगा, तो योग शब्द रहेगा दोस्तों।
ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। तो आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है आपको। तो आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है, प्रश्न नंबर 13। तो बाबा रामदेव, महर्षि पतंजलि, भगवान शिव या फिर महर्षि चरक, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। तो आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का जनक या प्रतिपादक कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों महर्षि पतंजलि। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 14। इम्पोर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। प्रथम विश्व योग दिवस कब मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो प्रथम विश्व योग दिवस यानी वर्ल्ड योग डे फर्स्ट बार कब मनाया गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों। मनाया कब गया है, तो प्रथम विश्व योग दिवस कब मनाया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि 21 जून 2014, 21 जून 2015 या फिर 21 जून 2016 या फिर लेटेस्ट 21 जून 2022। इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा कि प्रथम विश्व योग दिवस कब मनाया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया गया। और इस प्रकार वर्तमान योग दिवस 21 जून 2022 ये रहेगा अपना कौन सा योग दिवस, तो वो रहेगा 8वां योग दिवस। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 21 जून 2015 और वर्तमान 2022 यानी 21 जून 2022 का योग दिवस रहेगा 15 नंबर का योग दिवस, ये भी 8वां नंबर का योग दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा माना जाता है, यानी एकाग्रता के लिए कंसंट्रेशन के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना बताना है। तो एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा रहेगा, तो भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, इनमें से कौन सा योग एकाग्रता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एकाग्रता के लिए राजयोग सबसे महत्वपूर्ण या उत्तम योग माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 16। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में से बताना न भूलें। और प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी टाइप करते रहे ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो दिए गए लिंक, कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और इनसे संबंधित आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 16। यम का कौन सा भाग नहीं है, यह आपको बताना है कि यम का कौन सा भाग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है यम, तो यम का इनमें से कौन सा भाग नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यम के 5 भाग और नियम के भी 5 भाग होते हैं, लेकिन इनमें से यम का कौन सा नहीं है, तो अस्ते, अपरिग्रह, स्वाध्याय या फिर ब्रह्मचर्य, इनमें से कौन सा भाग यम का नहीं रहेगा, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्वाध्याय यम का भाग नहीं है, ये भाग रहेगा नियम का, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 16 में स्वाध्याय यम का नहीं होकर नियम का भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, और प्रतिदिन आप सुबह 8 बजे भी डेली क्लासेज से जुड़ना भी न भूलें, वहाँ भी अपनी इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेगी। और अब अपना सुबह 8 बजे वाली क्लास रहेगी वो रहेगी खेल यानी प्ले से रिलेटेड, लेकिन कल अपनी संडे को सुबह 8 बजे वाली क्लास नहीं रहेगी दोस्तों, शाम को प्रश्नोत्तरी ही रहेगी। फिर से नेक्स्ट मंडे से अपनी फिर से रेगुलर क्लास रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। नियम का किससे संबंध होता है, नियम का किससे संबंध होता है, यह आपको बताना है कि नियम का संबंध किससे रहेगा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे नियम का संबंध सामाजिक अनुशासन से, सांस्कृतिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन या फिर धार्मिक अनुशासन, इनमें से जो यह अष्टांग योग का दूसरा चरण नियम होता है उसका संबंध किससे रहेगा, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नियम का
संबंध व्यक्तिगत अनुशासन से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो व्यक्तिगत अनुशासन से नियम का संबंध रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 18। यम का संबंध किससे होता है? यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया था नियम, और यहाँ पे पूछा गया है यम का संबंध किससे होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों अष्टांग योग का जो 8 चरण है उनमें से प्रथम चरण यम है, इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत अनुशासन, धार्मिक अनुशासन, सैद्धांतिक या फिर सामाजिक अनुशासन, इनमें से किससे यम का संबंध रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सामाजिक अनुशासन से रिलेटेड यानी संबंधित रहेगा यम, ये आपको ध्यान रखना है। तो यम का संबंध होता है सामाजिक अनुशासन और नियम का संबंध होता है वो व्यक्तिगत अनुशासन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, कौन से चरण को अंतरंग एवं बहिरंग का मिलन स्थल कहा जाता है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो कौन से चरण को अंतरंग और बहिरंग का मिलन स्थल कहा जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योग के अष्टांग योग के 8 चरण हैं, उनमें से अंतरंग कितने होते हैं? तो वो 3 होते हैं, और बहिरंग कितने होते हैं? तो वो 5 होते हैं। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? तो वो 8 चरण होते हैं। लेकिन इनमें से अंतरंग यानी अंतरंग के कितने 3 और बहिरंग के कितने 5, इनमें से अंतरंग और बहिरंग का जो मिलन स्थल होता है वो कौन सा कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा, और अंतरंग और बहिरंग का मिलन स्थल कहा जाता है वो प्रश्न नंबर 19, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्याहार को अंतरंग और बहिरंग का मिलन स्थल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्याहार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है, ये किसने कहा? यानी योगस्य वृत्ति निरोध है। तो यहाँ पे हिंदी में पूछा गया है कि मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग रहेगा, यानी मन पर कंट्रोल करना ही योग है। ये परिभाषा किसने दी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको बता दूं। तो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, नियंत्रण करना ही योग है, तो ये किसने कहा है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर क्या रहेगा? गुरु गोरखनाथ, महर्षि पतंजलि, भगवान शिव या फिर महर्षि वेद व्यास, ये आपको बताना है। तो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है परिभाषा प्रश्न नंबर 20, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों महर्षि पतंजलि ने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। और दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए आज की प्रश्नोत्तरी भी आपको कैसी लगी, और आप कितना स्कोर लास्ट में अचीव कर पाते हैं वो भी जरूर शेयर करते रहे। और अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। और प्रतिदिन की क्लासों से रिलेटेड PDF भी RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल या फिर दिए गए कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 21। गेरंड संहिता के अनुसार हठ योग साधना का प्रथम चरण कौन सा है, ये आपको बताना है कि गेरंड संहिता, यहाँ पे गेरंड संहिता के अनुसार पूछा गया है कि हठ योग साधना का जो प्रथम चरण है वो कौन सा होता है। यहाँ पे दोस्तों जो अष्टांग योग है वो नहीं पूछा गया है, यहाँ पे हठ योग के बारे में पूछा गया है। तो हठ योग साधना का प्रथम चरण कौन सा रहेगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे यम, नियम, शुद्धिकरण या प्राणायाम, इनमें से कौन सा हठ योग साधना का प्रथम चरण होता है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शुद्धि क्रिया हठ योग साधना का प्रथम चरण कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शुद्धि क्रिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा कौन सी है, ये आपको बताना है कि कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा कौन सी रहेगी, ये आपको बताना है। लेकिन किसके अनुसार? तो कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कठोपनिषद में इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण या बुद्धि पर नियंत्रण या फिर उपरोक्त सभी, इनको किसको शामिल किया गया है?
तो उपरोक्त सभी प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। कठोपनिषद के अनुसार योग में इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पे नियंत्रण, बुद्धि पे नियंत्रण, इस प्रकार सभी पे नियंत्रण की क्रिया बताई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा डी। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों जो योग होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, हठ योग, इनमें से जो ज्ञान योग है, इस ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है वो पूछा गया है। तो दोस्तों भगवत गीता, महाभारत, रामायण या फिर महाभाष्य, इनमें से कौन सा ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहेगा। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवत गीता, जिसमें भगवत गीता और इसमें ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। और दोस्तों लगभग अपनी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होने वाली है और आपने अभी तक कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और लास्ट में आपने 30 में से कितना स्कोर आप कर पाते हैं योग से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी में, वो भी आप ज़रूर बताइए। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो और उससे रिलेटेड PDF की प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक से आप आसानी से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों अपना, हठ योग में अंतरंग योग के रूप में कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों हठ योग के बारे में पूछा गया है और उसका जो अंतरंग यानी उसका आंतरिक जो अंग होता है वो कौन सा रहेगा। हठ योग में अंतरंग योग रूप कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग में कितने पूछे गए थे, तो अंतरंग 3 और बहिरंग 5 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे हठ योग में अंतरंग योग के रूप में कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम, इनमें से कौन सा रहेगा हठ योग में। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ध्यान। हठ योग में अंतरंग रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। भारत के बाहर यानी विदेश में कोई सा भी देश हो सकता है, लेकिन वो भारत के बाहर का देश है। और प्रथम योग यूनिवर्सिटी का क्या नाम है वो पूछा गया है। तो दोस्तों भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी का नाम क्या रहेगा। योग यूनिवर्सिटी कन्नाडा, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, या फिर लॉरेंस योग यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल योग यूनिवर्सिटी। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, तो वो स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी रहेगी। और ये कहाँ है इसको देखते हैं अपन अगले वाले प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर अगला रहेगा अपना 26 देखिए दोस्तों, भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई ये आपको बताना है। इससे पहले वाले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 25 में भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी जिसका नाम क्या था, तो वो स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी कहाँ है ये पूछा गया है, यानी प्रथम योग यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है ये पूछा गया है। तो जो स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी है वो भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी है। और उसकी स्थापना कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको, लॉस एंजल्स या फिर वेनेजुएला, इनमें से कौन से देश में रहेगी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों लॉस एंजल्स में स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, विश्व योग दिवस बनाने की घोषणा कब हुई ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे घोषणा पूछी गई है, ना कि प्रथम योग दिवस मनाया गया वो डेट नहीं पूछी गई है। यहाँ पे विश्व योग दिवस की प्रथम घोषणा कब हुई ये आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों विश्व योग दिवस बनाने की घोषणा कब हुई प्रथम बार, तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को प्रथम बार विश्व योग दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन प्रथम बार मनाया कब गया था, तो वो 21 जून 2015 को मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो घोषणा कब हुई, तो 11 दिसंबर 2014 को रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28।
प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, योग की अंतिम पराकाष्ठा कौन सी होती है, यानी योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है वो पूछा गया है। योग की अंतिम पराकाष्ठा कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 28, यम, समाधि, ध्यान या प्रत्याहार, इनमें से कौन सी योग की अंतिम पराकाष्ठा होती है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, योगी की अंतिम पराकाष्ठा समाधि कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों समाधि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और आज की प्रश्नोत्तरी का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, अष्टांग योग का छठा चरण कौन सा है, ये आपको बताना है कि अष्टांग योग का जो छठा चरण होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं और उनमें से 5 बहिरंग और 3 अंतरंग होते हैं, लेकिन इनमें से अष्टांगों के जो 8 चरण हैं उनमें से जो छठा चरण है वो कौन सा कहलाएगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारणा, तो कौन सा रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों धारणा अष्टांग योग का छठा चरण कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ और आंसर की भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न रहेगा आज की प्रश्नोत्तरी का, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, योग में समाधि का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है कि योग के अंदर जो समाधि होती है अंतिम चरण, तो समाधि का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो अष्टांग योग के जो 8 चरण होते हैं उनमें से अंतिम चरण होता है वो समाधि रहेगी, और समाधि का अर्थ क्या है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो समाधि का अर्थ क्या है वो बताना है आपको। तो योग में समाधि का अर्थ क्या रहेगा, स्व एहसास, इंद्रियों का अनुशासन, नियम का अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। तो इनमें से कौन सा योग की समाधि का अर्थ होता है। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्व एहसास, यानी खुद के अंदर का जो एहसास होता है वो करना होता है, स्व एहसास समाधि का अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों स्व एहसास। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी इस प्रकार कंप्लीट होती है, और उसमें से 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताते। और आज की प्रश्नोत्तरी इस प्रकार यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं फिर शाम को कल। धन्यवाद।